हाँ बेटा, हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे कि हमारे ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा और हमने देखा कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी मेन फंक्शन कर रही है। किडनी क्या कर रही है? किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है और यूरिन को बनाकर वो कहाँ पर भेज रही है? यूरिनरी ब्लैडर में भेज रही है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो बेटा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में क्या है? नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। तो देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये सी काफी सारी स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं इन्हें। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर कैसी होती है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल कप के शेप में होती है। जैसे कप होता है, उस कप के शेप में इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। यहां पर ये बोमेन कैप्सूल की नेक हो गई। यहां पर ये क्या है? बोमेन कैप्सूल की नेक है, और फिर यहां से आगे स्टार्ट हो जाती है इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऐसे। ठीक है, तो अब यहां से ये स्टार्ट हो जाती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये हो गई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अब क्या होता है? इससे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर निकलेगी। अब देखो, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां से क्या होता है? यहां से एक यू शेप की स्ट्रक्चर अराइज होती है, ऐसे इस तरह से। तो ये देखो, ये यू शेप वाली स्ट्रक्चर हो गई, और ये यहां पर अटैच हो गई इस तरह से। तो ये जो यू शेप की जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेस लूप। तो ये लूप ऑफ हेनले यहां पर प्रेजेंट होता है, और यहां से फिर इसी तरह की ट्यूब्यूल वापस से शुरू हो जाती है। ये ट्यूब्यूल रही। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डीसीटी। ठीक है बेटा, तो ये जो ट्यूब्यूल है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? डीसीटी बोलते हैं, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर क्या होती है? एक कॉमन डक्ट होती है, उसके साथ में जाकर कनेक्ट हो जाती है, और इस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर ये प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करती है? ये यहां से यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। तो यहां पर देखो, ये यहां पर कलेक्टिंग डक्ट होती है, और ये यहां पर क्या करती है? यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। इस तरह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई बेटा नेफ्रॉन की। ठीक है, अब देखो, इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में
कुछ और स्ट्रक्चर भी हमें ऐड करनी है। हमें क्या क्या ऐड करना है देखो। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो किडनीज होती है उस किडनीज में ब्लड के लिए आर्टरी होती है, वो आर्टरी क्या करती है, वहां पर ब्लड को प्रोवाइड करवाती है। तो यहां पर क्या होगा, आर्टरीज होगी जो ब्लड प्रोवाइड करवाएगी। तो यहां पर ये देखो बेटा, ये आर्टरी है जो इसके अंदर की तरफ क्या कर रही है, इंटर कर रही है। ठीक है बेटा, ये ब्लड में क्या कर रही है, इंटर कर रही है, यहाँ पर ब्लड को लेकर आ रही है ये, और इस ग्लोमेरुलस में ये क्या करती है, इंटर करती है। ये कहाँ पर आएगी, ग्लोमेरुलस में आएगी, सॉरी ये कहाँ पर आएगी, बोमेन कैप्सूल में आएगी। और यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर आकर इस तरह से ये डिवाइड हो जाती है और ये डिवाइड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये क्या करती है, इस तरह से ग्लोमेरुलस में क्या करती है, अंदर की तरफ ये ब्लड लेके आती है। या मैं ये कहूं कि ये आर्टरी यहाँ पर अंदर की तरफ क्या करती है, ब्लड लेकर आ रही है, और यहाँ पर अंदर की तरफ ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ ये क्या होती है, एक तरह से कन्वोल्यूटेड हो जाती है। इसमें इंटर करने से पहले, यानी बोमेन कैप्सूल में इंटर करने से पहले ये लगभग 50 ब्रांचेज है, वो छोटी छोटी ब्रांचेज बना लेती है, और ब्रांचेज बनाकर यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरी है, वो सारी की सारी कैपिलरी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर यहाँ पे भर जाती है। अब यहाँ से बाहर की तरफ क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है एक डक्ट, जो इससे क्या होती है, कंपैरिजन में इससे बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं, एक तो इसके डायमीटर की बात करूं और एक बात करूं इसके डायमीटर की, तो इसकी डायमीटर है वो क्या होती है, इससे कम है। तो देखो इनके नाम क्या है, नाम लिख लेते हैं साथ ही साथ में। तो देखो बेटा, ये जो आपको ब्लड कैपिलरी दिखाई, ब्लड आपको ये आर्टरी दिखाई दे रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या हो गई, एफेरेंट आर्टेरियोल हो गई। और ये क्या है, ये है इफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, इसे क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, आगे ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ये क्या करती है, ग्लोमेरुलस से इस तरह से अराइज होती है और ये ब्लड को इसके चारों तरफ इस तरह से लेकर आती है। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से ब्लड को यहां पर लेके आएगी, और ये इसके पार ऐसे करते हुए इसे इस तरह से पेरिट्यूबुलर रूप में ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पार करके पेरिट्यूबुल के रूप में यहाँ पर अरेंज हो जाती है, और यहाँ से फिर ये अराइज होती है इसके पीछे से आकर, और फिर ये यहाँ पर इसके चारों तरफ लिपट जाती है। ठीक है, और अब क्या होता है, अब ये फिर दोबारा से यहाँ से अराइज होती है और ये यहाँ पर चली जाती है। अब क्या होता है, अब ये यहाँ पर जैसे ही आती है तो ये छोटे छोटे 2 ब्रांचेस बना लेगी, और ये ब्रांचेस एक तो देखो इस तरफ आ जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी,
और जो सेकंड ब्रांच है वो इधर चली जाती है, वो इधर से सारा मटेरियल लेकर यहाँ पर आ जाती है इस तरह से। और ये देखो इसके बिल्कुल पैरेलल होते हुए किसके, ये स्ट्रक्चर यू शेप की जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले की बिल्कुल इस तरह से पैरेलल होते हुए क्या करेगी, वापस ऊपर की तरफ आएगी और आकर इसके साथ में मिल जाएगी और यहाँ से ये डक्ट बना लेगी। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, नेफ्रॉन्स की। तो ये यहाँ से इस तरह से पैरेलल जाती है इसकी और बाद में इसके साथ में आकर मिल जाती है। तो इस तरह से ये ब्लड कैपिलरीज है, इनका रेट इनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ। ठीक है, हाँ जी, तो ये स्ट्रक्चर हो गई अपने नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन इस तरह से इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, अरेंज होता है। तो इसके अलग अलग पार्ट हम लोग देखते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, ये बोमेन कैप्सूल हो गया और यहाँ पर ही बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गई, इसकी नेक हो गई। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है ये PCT है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, PCT, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये होगी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि PCT। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप। तो ये जो यू शेप के जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप। ठीक है, तो ये हेनलेज लूप हो गई। हेनलेज लूप की 2 लिम्स पाई जाती हैं। यहां पर तो आप देखोगे इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। तो ये होगी एसेंडिंग लिम्ब ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, लिम्ब होती है। एक तो असेंडिंग लिम्ब होती है और एक कौन सी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब। ये 2 लिम्ब्स है वो हेनलेज लूप के पाई जाती है। इसके बाद हम देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, DCT। DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यह क्या होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई। और इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये स्ट्रक्चर्स होती है बेटा नेफ्रॉन्स में सारी।
नेफ्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन की होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर हम देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो डिवाइडेशन ऑफ नेफ्रॉन में हम देखते हैं नेफ्रॉन, तो सबसे पहले आता है मेल पिगियन ट्यूब्यूल या मेल पिगियन बॉडी, है ना। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस ट्यूब्यूल का जो पार्ट है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेल पिगियन बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मेल पिगियन बॉडी आती है। मेल पिगियन बॉडी के बाद में क्या होती है, नंबर 2 नेक, नंबर 3 पे क्या है, पीसीटी, और नंबर 4 पे क्या है, हेनलेज लूप, और नंबर 5 पे क्या है, डीसीटी, और लास्ट नंबर 6 इसे हम लोग कहेंगे सीडी, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो हम लोग नेफ्रॉन के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल पिगियन बॉडी की। मेल पिगियन बॉडी क्या होती है, तो देखो आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देखोगे ये जो कप के शेप की जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल। और आप देखोगे बोमेन कैप्सूल के बीच में क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल, और इफेरेंट आर्ट्रियोल है वो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर कौन इंटर कर रहा है, एफेरेंट आर्ट्रियोल इंटर कर रहा है, और कौन इससे बाहर निकल रहा है, वो निकल रहा है इफेरेंट आर्टेरियोल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। कहां पर, बोमेन कैप्सूल में। तो बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेल पिगियन बॉडी। तो देखो बेटा किस किस को मिलाते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस ये कप के शेप की जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेल पिगियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई मेल पिगियन बॉडी। मेल पिगियन बॉडी है, यहां पर आपको बोमेन कैप्सूल दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बोमेन कैप्सूल होता है, और बोमेन कैप्सूल के अंदर की तरफ एंटर करती है एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है उसका जो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर इफेरेंट आर्ट्रियोल की कंपैरिजन में, यानी इसके डायमीटर की कंपैरिजन में क्या होता है, ये ज्यादा होता है, इसका ये क्या होता है, डायमीटर कम होता है, ताकि अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ सके। तो अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए, इसलिए क्या होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका, एफेरेंट आर्ट्रियोल का। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल इसके अंदर ब्लड को लेकर आती है, और जैसे ही ये इसके अंदर इंटर करेगी, बोमेन कैप्सूल के अंदर ये इंटर करेगी, तो ये लगभग 50 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी। और वो जो 50 ब्रांचेस होती है वो क्या होती है, वो होती है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर कैपिलरीज है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो कैपिलरीज का एक ग्रुप बन गया, अंदर की तरफ एक गुच्छा बन गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन जो कैप्सूल होते हैं वो क्या होते हैं, यानी ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के अंदर की तरफ पाया जाता है, और यहां से बाहर ये निकल रही है। तो यहां पर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेल पिगियन बॉडी। ठीक है बेटा, नंबर 2, नंबर 2 पे यहां पर है नेक। तो ये जो पार्ट है यहाँ का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, यानी बोमेन कैप्सूल को एक डक्ट के साथ में जोड़ने वाले इस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेक।
नेक के बाद में यहां पर आपको एक कॉन्वोल्यूटेड इस तरह से डक्ट दिखाई दे रही है। इस कॉन्वोल्यूटेड डक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर ये डक्ट की तरह एक जो स्ट्रक्चर है जिसे क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं। ये कहां से जुड़ी हुई है, किसके साथ में ये अटैच है? नेक के साथ में ये एंटीरियर पार्ट पे अटैच होती है और पोस्टीरियर पार्ट पे ये हेनलेज लूप के साथ में ये कनेक्ट होती है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो हेनलेज लूप है वो कैसी स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ऐसी यू शेप की एक स्ट्रक्चर होती है और इसके चारों तरफ आपको ये एक तरह से जो अपने को ये कैपिलरी है वो अपने को दिखाई दे रही है और इस जो कैपिलरी होती है वो हेनलेज लूप के बिल्कुल पैरेलल होती है, इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अब इसके बाद में आ गई हेनलेज लूप। हेनलेज जो लूप होती है उसकी जो स्ट्रक्चर हम देखें तो वो स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? वो होती है यू शेप की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये यू शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसकी यहाँ पर 2 लिम्स अपने को दिखाई देती है। इसकी जो एक लिम्ब है जो कि यहां से जुड़ी है, किसके साथ में जुड़ी है? एंटीरियर पार्ट से जुड़ी हुई है पीसीटी के साथ में। तो यहां पर ये पीसीटी के साथ में जुड़ी हुई है और यहां पर ये किसके साथ में जुड़ी हुई है? डिसेंडिंग लिम्ब के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब होगी, आगे असेंडिंग लिम्ब के साथ में जुड़ी हुई है। तो देखो बेटा, इस जो लिम्ब को जो पीसीटी और इस असेंडिंग लिम्ब के बीच में होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, यानी कि पीसीटी की तरफ वाली जो हेनलेज लूप होती है वो क्या कौन सी होती है? डिसेंडिंग हेनलेज लूप होती है, क्योंकि यहां से जो मेट्रो होता है वो नीचे की तरफ आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग हेनलेज लूप बोलते हैं। अब ये है असेंडिंग हेनलेज लूप। असेंडिंग हेनलेज लूप में क्या होता है? ये असेंडिंग पार्ट होता है इसका। असेंडिंग का मतलब मेट्रो होता है, वो क्या होता है? इसके ऊपर की तरफ इस तरह से जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप बोलते हैं। आगे की तरफ ये कहां पर कनेक्ट होती है? ये कनेक्ट होती है डीसीटी के साथ में। आगे की तरफ ये यहाँ पर प्रेजेंट है डीसीटी, और डीसीटी से फिर आगे की तरफ हम चलें तो ये डीसीटी भी एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और डीसीटी फिर आगे चलकर एक कॉमन डक्ट के अंदर खुलती है, एक काफी बड़ी कॉमन डक्ट होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ में काफी सारी इस तरह की देखो नेफ्रॉन्स ये यहाँ पर अटैच है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से काफी सारी क्या होती है यहाँ पर? काफी सारी नेफ्रॉन्स इनके साथ में अटैच होती है, इसके साथ में जुड़ी हुई होती है। और यहाँ से नेफ्रॉन में बनने वाला मटेरियल, काफी सारी जो नेफ्रॉन्स है उनमें बनने वाला जो मटेरियल होता है वो कहाँ पर डाला जाता है? इस स्ट्रक्चर में डाला जाता है और ये स्ट्रक्चर फिर इस मटेरियल को नीचे की तरफ इस तरह से लेकर आती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये सारी की सारी जो नेफ्रॉन्स होती है उन नेफ्रॉन से क्या करती है? इन मटेरियल को ये क्या करती है? कलेक्ट करती है और कलेक्ट करती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया अभी? कलेक्टिंग डक्ट पड़ गया। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो ये हो गई अपने नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट। तो अब हम लोग इनकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, या फिर टिश्यूज इन नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन में टिश्यूज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टिश्यूज कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेलपिगियन बॉडी में। मेलपिगियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी में क्या होता है? मेलपिगियन बॉडी में क्या होता है? मेलपिगियन बॉडी को हम देखें तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें 2 पार्ट्स है। एक तो यहाँ पर क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल हो गया, ये कैप्सूल की तरह हो गया, और एक इसके अंदर वाला पार्ट क्या हो गया? यहाँ पर ग्लोमेरुलस हो गया। तो देखो बेटा कि इसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये जो अंदर की तरफ इसकी जो वाल है वो कैसी होती है? वो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई, और इसमें स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं पोडोसाइट सेल। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। तो जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक की। तो नेक के अंदर की तरफ क्या कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? इसकी तरफ जो अंदर की तरफ जो एपिथेलियम होती है वो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो हम बात करें नेक की, नंबर 2 नेक।
तो नेक के अंदर किस तरह की सेल्स होती है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो इस तरह की सेल्स होती है, यानी क्यूबॉइडल शेप की सेल होती है और उन पर क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। और यहाँ पर जो लगे हुए सीलिया हैं वो क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल आता है इसके अंदर हेनलेज लूप के अंदर जो मटेरियल आगे की तरफ होकर जाएगा, तो ये क्या होगा कि सबसे पहले इसके अंदर आता है ये मटेरियल, जैसे फिल्टर होकर कहाँ पर आता है, बोमेन कैप्सूल में आता है। तो बोमेन कैप्सूल से ये मटेरियल आगे की तरफ भेजने के लिए क्या किया जाता है, आगे की तरफ भेजने के लिए इस मटेरियल को यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं सीलिया। और इन सीलिया के द्वारा क्या किया जाता है, आगे की तरफ भेजा जाता है। अब देखो बेटा, अब स्टार्ट होती है यहाँ से PCT नंबर 3 पर स्टार्ट होती है PCT 3। तो यहाँ पर जो नेक होती है उसके अंदर आपको पता चल गया कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, नेक में पाई जाती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है उसके ऊपर क्या होती है, वो सीलिएटेड होती है, यानी इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलियाज वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर है PCT। नंबर 3 पर क्या है बेटा, यहाँ पर PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम देखें तो देखो ये एक तरह से जैसे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होती है। अब आप देखोगे इसके अंदर की तरफ जो लेयरिंग होती है वो किस तरह की होती है, वो भी होती है इन क्यूबॉइडल सेल की। तो यहाँ पर देखो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की यहाँ पर लेयरिंग है वो पाई जा रही है। तो यहाँ पर ये लेयर किसकी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स की। इस तरह से तो ये हो गई यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। ये सेल भी स्पेशल टाइप की होती है। स्पेशल टाइप की सेल इसलिए होती है क्योंकि इनके ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था, इन पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं और इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रोविलाइज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन पर। तो अब यहाँ पर माइक्रोविलाइज पाई जा रही है, इनका क्या फंक्शन रहेगा, सोचो। इनका फंक्शन रहेगा कि ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, ठीक है। माइक्रोविलाई वहीं पर प्रेजेंट होती है जहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाना हो। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना है अपने को, तो सरफेस एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर इन सेल्स पर क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाइज पाई जाती है। तो ये हो गई भाई क्यूबॉइडल सेल, ठीक है। और इन पर क्या होती है, माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो यहां पर ये देखो ये सेल के न्यूक्लियस हो गए। ठीक है भाई। तो इन पे कौन से छोटे छोटे विलाई होते हैं, माइक्रोविलाई। तो यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे माइक्रोविलाई इन सेल्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये है माइक्रोविलाई। तो इनकी सेल में डिफरेंस होता है, जो नेक की सेल है और ये सेल है इनमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इन पर तो माइक्रोविलाई है लेकिन नेक की जो सेल होती है वहाँ पर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं।
तो सीलिया और माइक्रोविलाई अलग अलग होते हैं। सीलिया के अंदर मूवमेंट होती है, मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर है, जबकि माइक्रोविलाई है उनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती और वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के फंक्शन करेगी। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करने के लिए एडप्ट होती है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, पीसीटी की। तो पीसीटी के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ की जो पीसीटी की जो सेल्स है वो किस तरह की होती है। पीसीटी की सेल्स में यहाँ पर बनाता हूँ पीसीटी की सेल। पीसीटी की सेल होती है बेटा इस तरह से, ये होती है तो क्यूबॉइडल शेप की ऐसे, तो इनकी ये शेप हो गई, ये कैसी है, इस तरह से क्यूब लाइक हो गई। और इन पर क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोविलाई। तो यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोविलाई नाम से ये प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, माइक्रोविलाइज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं पीसीटी की सेल की। तो पीसीटी की सेल में क्या होते हैं, इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर इस सेल के अंदर इस तरह से काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो दो बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। पहली बातें कि जो पीसीटी की जो सेल होती है वो कैसी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है जिस पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। दूसरी बात कि पीसीटी के अंदर जो सेल्स होती है, जो पीसीटी को बना रही है, वो सेल्स, उन सेल्स में क्या होता है, काफी सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया जिनको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अभी कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिनको क्या करता है, एनर्जी के साथ उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है, नहीं उसके अगेंस्ट होता है। तो इसको फिर क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती खींचना पड़ता है, यानी जबरदस्ती एब्जॉर्प्शन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, फोर्सफुल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हेनलेज लूप की। नंबर 4, हेनलेज लूप। तो लूप ऑफ हेनले की बात करें तो लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स होती है। तो यहां पर इन लिम्स को हम लोग बना रहे हैं, देखो इस तरह से। ये लिम्ब इनकी इस तरह से होती है। इनमें आप देखोगे तो कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, देखो ये होगी हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब। और इनमें कौन सी एपिथेलियम है भाई, इनमें जो एपिथेलियम है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल है यहाँ पर। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पर हो गई। यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम होती है भाई, यहाँ पर होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये है इसकी एसेंडिंग लिम्ब। इसकी जो एसेंडिंग लिम्ब होती है उसमें जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल। सॉरी, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, ठीक है, कोल्यूमिनर ने क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी होती है, यहाँ पर होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। तो यहाँ पर 2 लिम्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है हेनलेज लूप की। एक तो होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है एसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब ये नीचे की तरफ जा रही है और इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और एसेंडिंग का मतलब ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसके अंदर सिंपल
क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पर पाई जाती है। अब देखोगे, अब आप जैसे ही ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की हम बात करें तो इसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, लेकिन इन सेल्स में क्या स्पेशल होता है कि इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज्यादा नहीं होते जितने PCT के अंदर होते हैं। दूसरी बात, इन पर विलाई नहीं पाए जाते, तो यहाँ पर उस तरह से माइक्रोविलाई वगैरह ये नहीं पाए जाते इतने। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये है इसकी एपिथेलियम की स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी। अब देखते हैं यहाँ पर ये कौन सी सेल है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। और ये इस तरह से होती है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी एपिथेलियम है, यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे कि PCT में थी। डिफरेंस आपको बता दिया, डिफरेंस इतना होता है कि इनमें क्या नहीं होते, माइक्रोविलाइज नहीं पाए जाते। तो इनमें माइक्रोविलाइज नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, नॉर्मली होते हैं इनमें। तो ये होगी सेल इनकी। ठीक है बेटा, तो ये हो गई यहाँ पर DCT। और DCT किसके साथ में जुड़ी हुई है, इस डक्ट के साथ में जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं, जिसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल है पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई इनकी स्ट्रक्चर्स, किसकी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन इस तरह से दिखने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो काफी सारी कॉन्वोल्यूटेड होती है। और दूसरी बात कि जो नेफ्रॉन है ये काफी सारी इस तरह की नेफ्रॉन्स मिलती है और वो किडनी को बनाती है। यानी एक किडनी की बात करें तो उसमें 10 से लेकर 12 लाख तक इस तरह की सेल, अब इस तरह की अपने ट्यूब्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पाई जाती है। इन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नेफ्रॉनों को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, क्योंकि ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करेंगे कि नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये किस तरह से एक किडनी के अंदर अरेंज होती है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं कि ये किडनी में किस तरह से अरेंज होती है, अपने को किडनी में किस तरह से ये दिखाई देगी। हाँ बेटा, अब हम लोग इनकी किडनी में अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, हमने किडनी की स्ट्रक्चर बनाई थी, आपको याद होगी। तो ये किडनी हो गई और ये हो गया रीनल कैप्सूल। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमने क्या बनाए थे, यहाँ पर हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई थी जिसे क्या बोल रहे थे हम लोग,
मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये हो गए यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड्स। अब देखो बेटा, हम बात करें यहां पर क्या पाई जा रही थी, इस तरह से स्ट्रक्चर्स पाई जा रही थी जिसे हम लोग बोल रहे थे मेडुलरी रे। तो मैं यहाँ पर ओनली 2 रेज बना रहा हूँ। हमने पीछे डायग्राम में देखा था मेडुलरी रे को, वो इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेडुलरी रे, ये रे मेडुलरी रे। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि नेफ्रॉन किस तरह से अरेंज होती है और किस तरह से यहां पर ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पर ये कैलिक्स हो गई, और यहाँ पर इनल पेल्विस हो गई जो यहाँ से बाहर की तरफ इस तरह से अराइज हो रही है। ठीक है बेटा, अब आप देखोगे कि यहाँ पर प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से यहाँ से एक डक्ट है वो अराइज हो रही है, और ये डक्ट इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड हो रही है। कॉन्वोल्यूटेड हो गई, ये हो गई पीसीटी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पीसीटी। पीसीटी से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पाई जाती है, ये है हेनलेज लूप, और हेनलेज लूप है उससे फिर निकल कर ये वापस बन गई डीसीटी, और यह आकर यहाँ पर कहाँ पर ओपन हो गई? यहाँ पर ओपन हो गई। इस तरह से काफ़ी सारी नेफ्रॉन्स हैं, उनकी यहाँ पर डीसीटी ओपन हो रही है। कहाँ पर? इनके अंदर। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो ब्लैक कलर के अपने को जो दिखाई दे रही थी स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इनको क्या करती है? कलेक्ट करती है। अब देखो बेटा, ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो गई, और कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है? यहाँ पर यूरिन जो इनमें बन रहा है, इन ट्यूबुलर के अंदर जो यूरिन बन रहा है, उनको नेफ्रॉन के यूरिन को ये क्या करती है? कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर काफी बार क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है कि जो नीचे जो पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो इनमें से फिर ऑप्शन आपको दे दें कि बोमेन कैप्सूल या फिर पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है? तो इनमें से बेटा ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट तो एक सभी नेफ्रॉन्स के लिए एक कॉमन डक्ट होती है, वो किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। जैसे आपके घर के बाहर क्या है? सड़क है, तो वो क्या है? आप सभी के लिए है, सारे के सारे उस सड़क को पार करके कहीं पर भी जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉनों की होती है, इसलिए किसी एक नेफ्रॉन की नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से इस तरह की ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यहां पर क्या होती है? अरेंज होती है, और यहां पर मेडुलरी रे बनाती है। बाहर से क्या इंटर करती है? इस तरह से बाहर से इंटर करती है आर्टरी, और यहां से छोटी छोटी काफी सारी ब्रांचेस बन जाती है जो अपनी किडनी के सारे पार्ट्स है उन पार्ट्स में जाती है। इस तरह से देखो ये ब्रांचेस है जो किडनी के पार्ट्स में जा रही है। यहां से एक ब्रांच निकली और निकल कर आ रही है, देखो यहां से, और इसमें क्या बना रही है? इसमें बना रही है ग्लोमेरुलस। इससे बाहर निकली और बाहर निकल कर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही है यहाँ पर, ये पूरी वही स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर बनाई है। और अब यहाँ से जो ब्लड है वो वापस कहाँ पर जा रहा है? वो जा रहा है वापस इस वेन में।
तो ये वेन भी है इसके पास में, तो वो ब्लड कहाँ पर जा रहा है, वापस इस वेन में जा रहा है। तो ये हो गई एक वेन, और इस वेन में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पर ये इस वेन की भी ब्रांचेज है वो पाई जाती है। इस तरह से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो वेन्स हैं इनकी भी काफ़ी सारी ब्रांचेज है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पर ये फिर आकर इस वेन की ब्रांच के साथ में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, मेल पिगियन बॉडी है। मेल पिगियन बॉडी कहाँ पर पाई जाती है, इसके कोर्टेक्स पार्ट में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर अपने को ये कोर्टेक्स पार्ट इस तरह से ग्रेनुलर दिखाई देगा। तो किडनी का जो कोर्टेक्स पार्ट है वो ग्रेनुलर क्यों दिखाई देता है, वो दिखाई देता है मेल पिगियन बॉडी की प्रेजेंस के कारण, यानी मेल पिगियन बॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका जो बाहर का जो पार्ट है यानी कोर्टेक्स पार्ट है अपनी किडनी का, वो कैसा दिखाई देता है, ग्रेनुलर दिखाई देता है, यानी ये ग्रेनुल्स की तरह यहाँ पर क्या देगी, दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर होगी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। नेफ्रॉन की हम लोगों ने हिस्टोलॉजी देख ली, नेफ्रॉन किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज़ों का हम लोगों को क्या पता चल गया। और अब देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है बेटा, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो अपने नेफ्रॉन्स हैं इनमें क्या होगा, बाहर से यूरिन है वो इसके अंदर आएगा, इंटर करेगा, और यहाँ से जो यूरिन इंटर कर रहा है वो ग्लोमेरुलस में आएगा। ग्लोमेरुलस में आकर वो क्या होगा, यहाँ से फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस अब आगे स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ह्यूमन जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन जब प्रोटीन खाता है बाहर से, तो उस प्रोटीन से क्या बनती है, उस प्रोटीन से बनती है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड जो होते हैं उनका फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ह्यूमन में। ह्यूमन जो प्रोटीन खाता है तो उसमें क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड क्या हो गए, बन गए यहाँ पर डाइजेशन के, प्रोटीन के डाइजेशन से एमिनो एसिड बने, और एमिनो एसिड जो होते हैं उनका फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। उनके मेटाबॉलिज्म से फिर क्या होगा, उनके मेटाबॉलिज्म से NH3 यानी कि अमोनिया बनेगी, और अमोनिया जो बन रही है वो ब्लड में चली जाएगी। अब ये ब्लड के अंदर ये अमोनिया आ गई, अब इस अमोनिया को क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर आ गई इसको लीवर में भेजते हैं। लीवर में जाने के बाद ये अमोनिया क्या हो गई, ये अमोनिया यूरिया में बदल जाएगी एक स्पेशल साइकिल के द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं, यूरिया फॉर्मेशन साइकिल बोलते हैं। अब ये यूरिया फॉर्मेशन साइकिल में चली जाती है, और यहाँ पर इसका यूरिया में फॉर्मेशन हो जाता है। यूरिया बन गया इसका, यानी यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, यूरिया हो गई। और यूरिया है वो कहाँ पर आती है, यूरिया ब्लड में वापस आती है। ब्लड के साथ में ही यूरिया कहाँ पर आती है, किडनी में आती है। किडनी में फिर क्या होता है, किडनी में इस यूरिया को क्या किया जाता है, यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। यूरिया को यहाँ पर फिल्टर करके यूरिन के अंदर इस तरह से भेज दिया जाता है, और ये आ गई यूरिन में। और ये यूरेटर से होकर कहाँ पर चली जाती है, ये चली जाती है अपने यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पर जाके ये यूरिन के साथ में इकट्ठी हो जाती है, स्टोर हो जाती है। बाद में जब यूरिन को बाहर एक्सक्रीट किया जाता है तो उसके साथ में वो यूरिया यहाँ से एक्सक्रीट कर दी जाती है। यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन का जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है, यूरिया फॉर्मेशन कौन करता है, यूरिया फॉर्मेशन किडनी नहीं करती, यूरिया फॉर्मेशन लीवर करती है। यूरिया को फिल्टर कौन करता है, यूरिया को यूरिन से फिल्टर करती है अपनी किडनी। तो किडनी होती है वो यूरिया को अपने ब्लड से फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है बेटा, तो ये बातें समझ में आ गई आपके। अब हम लोग बात करेंगे जो यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस, कि यूरिन किस तरह से बनता है। यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस के बाद में हम लोग बात करेंगे यूरिन का एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, नेफ्रॉन में होता है।
आपको पता है नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, किडनी के अंदर पाए जाते हैं, और एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। अब देखो कैसे होता है यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें क्या होता है, उसमें होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। सेकंड जो स्टेप इसका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में, वो होता है यहां पर रीएब्जॉर्प्शन। और जो स्टेप 3 होता है वो होता है सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसके, यूरिन के फॉर्मेशन के। कौन कौन से स्टेप है बेटा, सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, सिक्रीशन। इन 3 स्टेप के द्वारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इन 3 स्टेप के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो यूरिन है यानी ब्लड के फिल्टर से क्या बनना, यूरिन बनना। सबसे पहला जो यूरिन बनता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, कप के शेप की स्ट्रक्चर किसकी होती है, याद करो, वो होती है बोमेन कैप्सूल की। बोमेन कैप्सूल के अंदर की तरफ क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल ये दोनों इनकी दोनों की वॉल मिलकर क्या करती है, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन बनाती है जिसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा फिर क्या होता है, यहां से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। यानी मैं बोलूं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और क्या बनता है, यहां पर यूरिन बनता है। या फिर मैं बोलूं कि ब्लड के फिल्ट्रेशन से यूरिन बन रहा है, या फिर यूरिन यहां पर फिल्टर होकर आ रहा है। यूरिन फिल्टर होकर कहां पर आता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब यूरिन तो सारा बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया, कुछ पार्ट था इसका वो इफेरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब वो मैटर इंटर करता है कहां पर, नेक में। नेक के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है जो लगातार क्या होती रहती है, इस तरह से हिलती रहती है। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो नेक के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उनके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलियाज क्या करते हैं, वो सीलियाज मटेरियल को आगे की तरफ धकेलते हैं। अब मटेरियल क्या करेगा, अब मटेरियल आएगा पीसीटी में। तो अब स्टार्ट होगी, अब देखो पहली होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो दूसरा जो स्टेप होगा, सेकंड स्टेप इसका होगा, वो होगा रीएब्जॉर्प्शन का। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वापस मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हुआ था तो आप याद करो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ काम की चीज़ें थी, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी, विटामिन वगैरह, वो हमारे लिए जरूरी थी। तो वो भी इसके अंदर फिल्टर होकर आ गई, तो उनको वापस क्या करना जरूरी है, एब्जॉर्ब करना जरूरी है। यदि एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी, तो इनको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर्स हमने दिखाई थी कि ब्लड वेसल्स थी उनके ऊपर, यानी कि ब्लड छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज थी, वो उनके ऊपर पेरीट्यूबुलर इस तरह से डक्ट बना रही थी। तो वो पेरीट्यूबुलर डक्ट थी जो कि पीसीटी, डीसीटी और हेनलेज लूप के चारों तरफ फैली हुई थी। वो क्या करती है, उसके अंदर ब्लड भरा होता है और वहां पर क्या होता है, अब रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी है वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा एडेप्ट होती है। क्यों, क्योंकि पीसीटी के अंदर जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो वहां पर होता है तो वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होगी, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई यहाँ पर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस है, यानी सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन को वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अब यहाँ पर होगा। तो आप लोग याद रखना पीसीटी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब मैटर है वो कहां पर भेज दिया जाएगा, हेनले लूप में भेज दिया जाएगा। हेनले लूप में क्या होता है, हेनले लूप में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। हम बात करेंगे हेनले लूप जब पढ़ेंगे कि कहां पर किसका एब्जॉर्प्शन होता है।
तो हम लोग देखेंगे हेनले लूप में भी एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद में डीसीटी है वहां पर भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहां तक कि कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मैटर आखिर में कहां पर आ गया, पीसीटी से फिर आया हेनले लूप में, हेनले लूप से डीसीटी में आया और डीसीटी से आकर वो मैटर कहां पर डाल दिया गया, कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया गया। अब मटेरियल आ गया कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पर रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा मटेरियल और एब्जॉर्ब हो जाएगा और मटेरियल अब कहां पर भेज दिया जाएगा, डक्ट ऑफ बेलिनीज। ठीक है, तो बेलिनी डक्ट क्या होती है, डक्ट ऑफ बेलिनी का मतलब होता है कि 3-4 ऐसे हेनले के लूप है, वो हेनलेज लूप क्या, सॉरी 3-4 यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, तो वो 3-4 कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलती है और मिलकर क्या करती है, वो मिलकर यहाँ पर बनाती है बेलिनी डक्ट, है ना, या डक्ट ऑफ बेलिनी यहाँ पर बनाती है। आपको मैं बता दूं, जो आपको इस तरह से हमने देखा था कि जो पिरामिड थे इस तरह से ट्रायंगल शेप्ड जो स्ट्रक्चर थी, उनके भीतर आपको इस तरह से कुछ रेज दिखाई दे रही थी, तो उन रेज के अंदर क्या होती है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, उसमें हेनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट वहां पर प्रेजेंट होती है, उसके कारण हमें क्या दिखाई देती है, रे दिखाई देती है, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे बोलते हैं। ठीक है, जो कि पिरामिड से क्या होती है, अराइज होती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में वो मटेरियल जो चाहिए अपनी बॉडी को जो चाहिए उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है हर जगह से। अब ऐसा मटेरियल भी था ब्लड के अंदर जो ब्लड में फिल्टर होना था लेकिन फिल्टर हुआ नहीं, तो उस मटेरियल को फिल्टर करना जरूरी था लेकिन वो तो फिल्टर नहीं हुआ, तो उनका एक्सक्रीशन कैसे किया जाए, तो वो तो ब्लड के साथ में बहकर आ गया। तो अब क्या करते हैं, अब पीसीटी में डीसीटी में इनमें क्या करते हैं, इनमें जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जैसे कि हिप्यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, इस तरह से जो या फिर कुछ मेडिसिन हो सकती है, उनको फिर क्या किया जाता है, उनको फिर प्रेशर के साथ में भेज दिया जाता है, कहाँ पर, उनको नेफ्रॉन के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, उसमें ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जिस मैटर का एक्सक्रीशन करता होता है उनको क्या करते हैं, एटीपी यूज करके निकालते हैं, बाहर निकालते हैं और उनको कलेक्टिंग डक्ट के, सॉरी, उनको नेफ्रॉन के अंदर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्रेशन की प्रोसेस। और सिक्रेशन के बाद में मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आने के बाद में सारा का सारा मटेरियल है वो डक्ट ऑफ बेलिनी में आता है। डक्ट ऑफ बेलिनी में आकर वो कहाँ पर आता है, वो जो पिरामिड्स थे उनके अंदर आता है, और वहाँ पर एपिकल पार्ट में एक फोरामेन था, एक छोटा सा क्या था, पोर था, उस पोर के द्वारा वो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और जो कैलिक्स थी उन कैलिक्स के अंदर आ जाता है, वो कैलिक्स से फिर वो रिनल पेल्वी से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है, यूरेटर में हो जाता है। यूरेटर में आने के बाद वो सारा मटेरियल अपने कहां पर डाल दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर है वो पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से लगभग 700 से लेकर लगभग 800 तक जो यूरिन है वो उनमें क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये प्रोसेस होगी बेटा यूरिन फॉर्मेशन की। और अब जो यूरिन जो इसके अंदर स्टोर हुआ उसको टाइम टाइम पर एक नर्व इम्पल्स के एक स्टिमुलस के द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनी मैटर जो होता है या नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारी लीवर क्या करती है, हमारी लीवर हमारी जो नाइट्रोजनी प्रोडक्ट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जोड़ती है और वो क्या करती है, वो उनको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। और यूरिया को हम क्या करते हैं, यूरिया को हम बाहर की तरफ एक्सक्रीट करते हैं। तो ह्यूमन क्या करता है, यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। यूरिया का एक्सक्रीशन के लिए इतनी ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बात करूं अमोनिया के एक्सक्रीशन की, तो कुछ एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वही एनिमल्स अमोनिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। और वो वाटर काफ़ी सारा वाटर, क्योंकि वो तो एनिमल्स वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो ह्यूमन यदि अमोनिया का एक्सक्रीशन करने लग गया तो उसको इतना वाटर कहाँ से मिलेगा, इतना वाटर तो उसको मिलेगा नहीं। तो वो क्या करता है, जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में चेंज कर देता है। और वाटर का क्या करते हैं, यूरिया में भी, और यूरिया को जब बाहर निकालते हैं अपने ब्लड से फिल्टर करके, तो यूरिया में से भी क्या कर लिया जाता है, वाटर को वापस से वहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस होगी अपने यूरिन के फॉर्मेशन की। इस प्रोसेस को हम लोग बाय डायग्राम समझते हैं, देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। थैंक यू।